तो विद्युत रसायन पाठ में हम लोग आज वैद्युत वाहक बल या सेल विभव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। और एनोड और कैथोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो अगर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होता है वह वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर अपचयन क्रिया हो रही है तो उसे जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि आक्सीकरण क्रिया हो रही है तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अगर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर देखा जाए तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम घटा देते हैं तो पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव मालूम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मान लीजिए कि आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आधार पर आपको अगर सेल विभव का या विद्युत वाहक बल की परिभाषा देना हो तो यहाँ पर क्या होगा, या हमको निकालना हो तो एनोड के आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में से कैथोड के आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को अगर घटा देंगे तब हमारा सेल का इलेक्ट्रोड विभव मालूम हो जाएगा। मतलब जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव है जिसको हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लेना पड़ेगा। और हम विद्युत वाहक बल को इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, एनोड के आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में से कैथोड के आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को अगर घटा देंगे तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव मालूम हो जाएगा। और किसी भी सेल का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो सूत्र वही रहेगा, खाली मानक परिस्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगला टॉपिक है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि विभिन्न तत्वों का, चाहे वो धातु हों चाहे अधातु हों, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निश्चित होता है। सभी धातु हो चाहे अधातु हो, प्रत्येक तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निश्चित होता है। अगर उन तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाए, क्रम मतलब घटते हुए क्रम में भी रखा जा सकता है और बढ़ते हुए क्रम में भी रखा जा सकता है, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए यहाँ परिभाषा, धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, देखिए क्रम रख दिया गया, मतलब घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, बढ़ता हुआ, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखा गया है, जिसमें ऊपर वाले तत्व प्रबल आक्सीकारक तथा नीचे वाले तत्व जो है वो प्रबल अपचायक हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी किताब में दिया है, बहुत बड़ा सा एक पेज में पूरा दिया है कि सबसे ऊपर जो तत्व रखे गए हैं उनका जो है मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है, और घटते हुए क्रम में उनको जो है वो रखा गया है विभिन्न तत्वों को, और जो सबसे नीचे वाला तत्व है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, पुस्तक में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका फ्लोरीन होगा और सबसे नीचे आपका लिथियम होगा। मतलब फ्लोरीन जो है वो प्रबल आक्सीकारक है, और जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाएंगे उनका जो तत्वों का आक्सीकारक गुण है वो घटता जाएगा, और लिथियम जो है वो सबसे दुर्बल आक्सीकारक होगा, लेकिन वो प्रबल अपचायक होगा। जो प्रबल आक्सीकारक होगा वो दुर्बल अपचायक होगा, जो दुर्बल अपचायक है वो प्रबल आक्सीकारक होगा। तो सबसे ऊपर आपका फ्लोरीन है प्रबल आक्सीकारक अर्थात वो दुर्बल अपचायक है, और सबसे नीचे आपका लिथियम है मतलब प्रबल अपचायक है और दुर्बल आक्सीकारक है। तो उस विद्युत रासायनिक श्रेणी को थोड़ा पुस्तक की सहायता से उसको देखेंगे, उसका क्रम वाइज पूरा आपको दिया गया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसका उपयोग क्या है। हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का वास्तव में अगर ठीक से अध्ययन कर लें तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं। तो देखिए, धातुओं का धन विद्युत लक्षण, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो आपके
दुर्बल धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं, मतलब उनका धन विद्युत लक्षण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ता जाता है, अर्थात धन विद्युतीय लक्षण जो है वो बढ़ता जाता है। विस्थापन अवक्रिया, जैसे कौन सी धातु दूसरे धातु को उनके लवण से विस्थापित कर सकती हैं। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे वाले तत्व हैं वह अपने से ऊपर स्थित तत्वों को जो है उनके लवणों से जो है विस्थापित कर सकता है। जैसे कोई उदाहरण दिया गया है, देखिए जैसे जिंक है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से कराया जाता है तो जिंक क्या करता है, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, माने कॉपर को हटा करके उसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर, तो मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान जो है नीचे है और कॉपर उसके ऊपर है, मतलब नीचे वाला धातु ऊपर वाले धातु को विस्थापित कर सकता है। धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना, माने कौन सा धातु जो है प्रबल अपचायक है, कौन दुर्बल अपचायक है, उसकी तुलना हम कर सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का अगर अध्ययन करेंगे तो जो सबसे नीचे वाले तत्व हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं और ऊपर वाले तत्व जो है वो दुर्बल अपचायक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक का उदाहरण लिया गया है, तो जिंक, यहाँ जिंक तथा निकिल का जो मानक अपचयन विभव है, तो अच्छा ये जो अपचायक गुण होता है उसके मानक अपचयन विभव पर भी निर्भर करता है। मतलब जिसका मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होगा वो प्रबल अपचायक होगा। तो देखिए जिंक का जो मानक अपचयन विभव है ऋण 0.76 वोल्ट और निकिल का है -0.25 वोल्ट। तो ऋण इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक अपचयन विभव जिंक का अधिक है, इसलिए जिंक जो है वह निकिल के अपेक्षा प्रबल अपचायक होगा। देखिए लिखा आता है जिंक निकिल के अपेक्षा प्रबल अपचायक है। चौथा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। देखिए धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को अगर देखेंगे तो जिन तत्वों का या जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक जो है वह हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। तो विद्युत और जो जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा वे जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते। जैसे आपका मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता, तो अभी कहा गया कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वाले जो तत्व हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है वो प्रबल आक्सीकारक होते हैं। तो फ्लोरीन में यह क्षमता सबसे अधिक होता है और जिनका मानक अपचयन विभव का मान अधिक धनात्मक है वह प्रबल आक्सीकारक होगा। और जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे बढ़ते जाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में उनके आक्सीकारक जो गुण है या आक्सीकारक क्षमता है वो घटता जाता है। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम देखें तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और देखिए सबका जो है मानक अपचयन विभव का मान यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे अधिक देखिए फ्लोरीन का है इसलिए प्रबल आक्सीकारक है और सबसे कम आयोडीन का है इसलिए यह सबसे दुर्बल आक्सीकारक होगा। धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव, जैसे हम कुछ धातु ऑक्साइडों को अगर गर्म करते हैं तो कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं और कुछ जो है ज़्यादा स्थायी होते हैं जिसके कारण जो है वो विघटित नहीं होते हैं। तो जो प्रबल धन विद्युतीय आपके तत्व हैं या धातु हैं उनके ऑक्साइड ज़्यादा स्थायी होते हैं, मतलब गर्म करने पर वो जल्दी अपघटित नहीं होते हैं। और जिनका धन विद्युतीय लक्षण कम होता है उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं क्योंकि वो कम स्थायी होते हैं। तो देखिए लिखा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का कॉपर से ऊपर स्थान है, कॉपर से ऊपर स्थान है उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे देखिए कॉपर से ऊपर आपका मरकरी है, सिल्वर है, तो ये जो है इनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाएंगे। और फिर धातु नाइट्रेटों पर ताप का प्रभाव, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर तथा उसके ऊपर वाले धातुओं के नाइट्रेट
सिल्वर और उसके ऊपर वाले जैसे मरकरी है, गोल्ड है, उनके नाइट्रेट जो है वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए तो वह सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ उपयोग आपको बताए गए हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ गृह कार्य दिया गया है। जो अभी आपको समझाया गया उसको समझते हुए इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।